नमस्कार दोस्तों, परीक्षार्थियों, भावी अध्यापकों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुनीता शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ। आपका पहला चैप्टर था जो हमने पढ़ा था, हिंदी भाषा और उसका विकास। ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं था, अपितु यह बहुत बड़ा सागर है। इसकी गहराइयों में बैठकर मैंने आपके लिए 50 बहुमूल्य मोती अर्जित किए हैं और वो आपके लिए प्रस्तुत किए हैं। विभिन्न समय की परीक्षाओं में, एचटेट में और स्क्रीनिंग में ढूंढ कर मैंने ये प्रश्न इकट्ठा किए हैं और आपके लिए प्रस्तुत किए। इसे ध्यान से देखें और इसका लाभ उठाएं। उम्मीद करती हूँ कि इसमें से 2-3 प्रश्न आपके लिए पेपर में अवश्य मिलेंगे। जितने भी पेपर हम देखते हैं तो लगभग 2 या 3 प्रश्न भाषा से संबंधित मिलते हैं जो यहाँ पे हमने संग्रहित किए हैं। देखिए, शुरू करते हैं हम। आइए, पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। हमने जो है ना 5 भागों में बांटा था इसको। किस अपभ्रंश से मानी जाती है हिंदी की उत्पत्ति? शोर सैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। दूसरा प्रश्न है हमारा, वियोगात्मक भाषा किसे कहते हैं। वियोगात्मक भाषा, बाकी सारी भाषा संयोगात्मक थी, हमने पढ़ी थी। इसमें जो है अपभ्रंश भाषा जो है उसको वियोगात्मक भाषा का दर्जा दिया गया है, यानी कि अपभ्रंश। उसके बाद तीसरा प्रश्न है हमारा, सुख सागर किसकी रचना है। लल्लूलाल गिलक्रिस्ट, प्रेमचंद और मुंशी सदा सुखलाल। तो यहाँ पर हमने पीछे भी पढ़ा था, मुंशी सदा सुखलाल की रचना है सुख सागर। सुख सागर क्या था? ये विष्णु पुराण का रूपांतरण था। उसके बाद अगला नाम आता हमारा, चौथा प्रश्न है हमारा, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। हमने इनके बारे में भी पढ़ा था पीछे कि इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा था। 24 रचनाएं और भी थी इनकी, लेकिन इन्होंने हिंदी के बढ़ावे के लिए इन्होंने बहुत योगदान दिया। तो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी। उसके बाद अगला 5वां प्रश्न आता है हमारा, हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां आती है। हिंदी को जो हम 5 भागों में बांटते हैं और उसके बाद फिर आगे उनकी बोलियां हैं, जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और बिहारी हिंदी। तो उन सारियों को कुल मिला के इसकी 18 बोलियां बनती है। कितनी आती है? 18 बोलियां आती है। उसके बाद अगला छठा प्रश्न है हमारा, जयपुरी बोली का दूसरा नाम प्रचलित क्या है, यानी कि जयपुरी बोली को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। मेवाती, मारवाड़ी, हड़ौती है तो ये सारी जयपुरी की, लेकिन है तो सारी राजस्थानी की, लेकिन जयपुरी को जो है वो ढूंढानी नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम है ढूंढानी बोली। उसके बाद 7वां प्रश्न हमारा, प्रयाग हिंदी सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, या प्रयाग हिंदी सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। इस प्रकार ये प्रश्न हो सकता है। तो हमने पीछे भी पढ़ा था, राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन जो है वो इसके अध्यक्ष थे। उन्हीं के प्रयासों से इसकी स्थापना की गई थी और ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। बाद में इसने एक संस्था का रूप ले लिया था, जिसका कार्य क्या था? परीक्षाएं आयोजित करवाना था। जो शुरुआत में विशारद और शास्त्री की परीक्षा आयोजित करवाते थे। 1910 में इसका आयोजन हुआ था प्रयाग, यानी कि इलाहाबाद में, यानी कि आजकल वर्तमान प्रयागराज में। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया। ध्यान देना, नहीं किया वाले प्रश्न कई बार हमें बड़े कंफ्यूज करते हैं। हम कवि वचन सुधा देखते हैं और उस पर फट से निशान लगा देते हैं। हमने प्रश्न पढ़ना अच्छे से। अब किसने नहीं किया, नहीं का मतलब एक इसमें प्रश्न कोई ऐसा है जिस पत्रिका का इन्होंने संपादन नहीं किया। तो सरस्वती कवि वचन सुधा का इन्होंने किया, हरिश्चंद्र मैगजीन का भी इन्होंने किया। हरिश्चंद्र पत्रिका मैगजीन ही थी जो बाद में पत्रिका बनी। तो सरस्वती का संपादन कार्य जो था वो किसने किया था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। उसके बाद हमारा 9वां प्रश्न आता है, अपभ्रंश साहित्य की भाषा थी उस समय बोलचाल की भाषा कौन सी थी। बोलचाल की भाषा को क्या कहते हैं? अवहट जो था वो अपभ्रंश का साहित्यिक रूप था। हिंदी बाद की भाषा है, पाली पहले की है, तो बोलचाल की भाषा को जो है वो देसी भाषा कहते थे। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से गलत जोड़ा चुनिए, यानी कि गलत जोड़ कौन सा, किसकी रचना जिसके लेखक सही नहीं है। राम प्रसाद निरंजनी पहला नाम आता है। भाषा योग वशिष्ठ सही है। गंग कवि जिन्होंने पहला गद्य छंद लिखा था, चंद छंद वर्णन की महिमा, ये भी ठीक है। लल्लूलाल सागर का ग्रंथ था प्रेम सागर, ये भी ठीक है। हमारा चौथा जो है डी ऑप्शन, सदल मिश्र, इन नहीं आएगा। सुख सागर जो है मुंशी सदा सुखलाल की रचना है, सदल मिश्र की नहीं है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन आएगा। उसके बाद 11वां हमारा प्रश्न, कचहरियों में यानी कि अदालतों में नागरी भाषा का प्रचार का प्रयोग, यानी कि हिंदी भाषा के प्रचार प्रयोग पर बल देने वाली संस्था कौन सी थी। नागरी से अभिप्राय यहाँ पर हिंदी भाषा से है। काशी नागरी प्रचारणी सभा, प्रयाग हिंदी संस्थान, हिंदी विद्यापीठ, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। अब इसमें से थे तो सारी ये हिंदी का प्रचार प्रसार करने वाली, लेकिन कचहरियों में जो स्थान दिलाने वाली या उसके लिए आंदोलन चलाने वाली जो सभा थी वो काशी नागरी प्रचारणी सभा थी।
उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। अगर यह प्रश्न सीधा ही आता है कौन थे तो हम इसका उत्तर दे देंगे सीधा सा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। लेकिन अगर आ जाता है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे, फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं आएगा, ये ध्यान देना है, क्योंकि ये 1903 में बने थे और पत्रिका 1900 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद अगला नाम आता है हमारा 13वां प्रश्न है हमारा, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। बांगरू, कोरवी, देसी भाषा, राजस्थानी। बांगरू हरियाणवी को कहती हैं, देसी भाषा आप ब्रंश को कहते थे, राजस्थानी है ही। अब बच गया क्या हमारे पास, कोरवी, इसका यानी कि खड़ी बोली का दूसरा नाम है कोरवी। अगला प्रश्न है हमारा, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ। अब यहाँ पर अगर मूल में हम लिपि की बात करें, बाकी ये सारी लिपियाँ हैं ये इससे निकली हुई है और गुरुमुखी अलग है। ब्राह्मी लिपि जो है उसी से हमारी किसका विकास हुआ था, देवनागरी लिपि का विकास हुआ था। उसके बाद अगला 15वां प्रश्न है हमारा, बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती, यानी कि 3 बिहारी की है और 1 बिहारी की यहाँ पे नहीं है। भोजपुरी बिहारी की है, मैथिली बिहारी की होगी, मगही होगी। अब हमारी कौन सी बच गई यहाँ पे, मारवाड़ी जो है वो राजस्थानी की है, ये हमारी बिहारी बोली के अंतर्गत नहीं आती। उसके बाद है अगला हमारा, ये मात्रा गलत लग गई यहाँ पे, री की लग गई जबकि नीचे रै लगना था। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा है, ब्रज भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है। दिल्ली, मेरठ, आगरा, मथुरा, झांसी, ओरछा, कानपुर, लखनऊ। अब दिल्ली और मेरठ में तो खड़ी बोली बोली जाती है और झांसी और ओरछा में बुंदेली बोली जाती है, कानपुर और लखनऊ में अवधी बोली जाती है। बच गया क्या हमारा, आगरा और मथुरा क्षेत्र है जो हमारा ब्रज भाषा का क्षेत्र है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, राजा लक्ष्मण सिंह किस प्रकार की हिंदी के पक्षधर थे, यानी कि कौन सी हिंदी को पसंद करते थे। उर्दू नहीं, साहित्यिक हिंदी भी नहीं है, हिंदुस्तानी भी नहीं है, उनका संस्कृत के प्रति रुझान था, इसलिए वो संस्कृत मिश्रित हिंदी को पसंद करते थे। 18वां प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता, यानी कि नहीं हुआ। अब कौन सा हुआ, अवहठ हुआ, अवहथ भी हुआ और देश भाषा भी हुआ, लेकिन एक था हमारा डिंगल शब्द था जो राजस्थानी के लिए प्रयुक्त होता था। उसके बाद अगला 19वां प्रश्न है हमारा, सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। अगर इन सभी ग्रंथों को हम देखते हैं तो इनमें सबसे प्राचीन ग्रंथ हमारा ऋग्वेद है। वैसे भी सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद ही माना गया है। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है और इसको सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया है। यह वैदिक संस्कृत में लिखा हुआ ग्रंथ है। उसके बाद अगला आता है हमारा प्रश्न 20वां प्रश्न, पाली भाषा में कौन से ग्रंथ लिखे गए। पाली भाषा में यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन है, वीर ग्रंथ, जैन ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ। तो यहाँ पर पाली भाषा के यदि ग्रंथ है तो बौद्ध ग्रंथ है, जो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक ग्रंथ थे वो सारे पाली भाषा में लिखे गए। अब अगला प्रश्न हमारा, त्रिपिटक क्या है। बौद्ध के 3 बड़े बड़े ग्रंथ है जिसमें नीतियों का, धर्म का, उपदेश का उन्होंने सुत्त पिटक, धम्म पिटक और विनय पिटक करके 3 ग्रंथ हैं इनके बौद्ध धर्म की रचनाएं हैं जिसको हम त्रिपिटक कहते हैं। उसके बाद अगला 22वां प्रश्न हमारा, हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर कब हुआ। मोटे तौर पे अभिप्राय है छुटपुट शुरू हो गई थी उस समय की बात है। तो हमारा जो है ना 1500 में तो पूर्ण विकसित हो गई थी, 1800 में तो गद्य विकसित हो गया था। तो हमारा बात आती है यहाँ पर 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी भाषा का प्रारंभ हो गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 23वां प्रश्न, हिंदी में कितने रूप प्रचलित है। संस्कृत की यदि हम बात करी थी तो 24 रूप थे। हमने वहाँ पर पढ़ा था कि भाषा की ये प्रकृति होती है कि वो जटिलता से सरलता की ओर चलती है, जो हिंदी भाषा की भी यही प्रवृत्ति रही है। तो अब यहाँ पर देखिए, इसमें देखते हैं हम संस्कृत में 24 रूप थे, लेकिन हिंदी भाषा में सिर्फ 2 ही रूप है, अविकारी और विकारी। उसके बाद अगला 24वां प्रश्न आता है हमारा, सिद्धों की भाषा कौन सी थी। सिद्ध जो थे वो अनपढ़ थे और अनपढ़ होने के कारण वो क्या करते थे, वो सामान्य भाषा बोलते थे जिसमें संस्कृत के शब्द बहुत कम होते थे। तो इसलिए उनकी भाषा जो है प्राकृत भाषा थी, किसकी, सिद्धों की भाषा। उसके बाद अगला नाम आता है हमारा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस हमारा 14 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद अगला है, मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी भाषा है, यानी कि मानक जो साहित्यिक हिंदी बनी वो किस आधार पर खड़ी हुई, यानी कि उसके पाँव जो है वो कौन सी भाषा में है यहाँ पे। तो इसमें देखिए, ब्रज भाषा नहीं है, हिंदुस्तानी नहीं है, उर्दू तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जिस आधार पर ये खड़ी बोली बोलचाल का रूप है और साहित्यिक रूप है वो मानक भाषा है। उसके बाद 27वां प्रश्न है हमारा, पश्चिमी हिंदी की बोलियां नहीं है, बोली नहीं है, बोलियां नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे बोली आएगा। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं, 3 तो ये पश्चिमी की है और 1 नहीं है यहाँ पे। ब्रज भाषा पश्चिमी की है,
अब यहाँ पर कनौजी, बुंदेली और बघेली, कनौजी भी है और बुंदेली भी पश्चिमी हिंदी की है। बघेली जो है वो पूर्वी हिंदी की है, वो पश्चिमी हिंदी की नहीं है। उसके बाद अगला नाम आता है हिंदी का पहला पत्र कौन सा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी का पहला पत्र जो था वो उदंत मार्तंड था। कई बार ये पूछ लिया जाता कब प्रकाशित हुआ। 1827 में प्रकाशित हुआ, सॉरी 1826 में, और 1827 में बंद भी हो गया था। ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। इसके प्रथम संपादक कौन थे, पंडित जुगल किशोर इसके संपादक थे। तो इस प्रकार उदंत मार्तंड से संबंधित सारे प्रश्न आपको थोड़े ध्यान से करने हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, पश्चिमी भारत से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी का पत्र कौन था, पश्चिमी भारत से। अब हमने बात करी थी ये सारे पत्र पत्रिकाएं हैं जो हिंदी के विकास के लिए ही थे, लेकिन मालवा अखबार जो था वो हमारा पश्चिम भारत से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी पत्र था। उसके बाद अगली बात आती है हमारी, जबलपुर से प्रकाशित होने वाला पत्र कौन सा था। जबलपुर से प्रकाशित होता था करमवीर, जिसके संपादक थे माखनलाल चतुर्वेदी। उसके बाद मतवाला कलकत्ता से होता था, और प्रताप जो है ये भी कलकत्ता से होता था। धर्मयुग जो है हमारा ये बम्बई से होता था। उसके बाद अगला है हमारा, हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार कब किया गया। पीछे हमने बात की थी हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, वो इसीलिए मनाया जाता है। कब किया गया था, यहाँ पर 14 सितंबर 1949 इसका उत्तर आएगा। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना, 26 जनवरी 1950 भी लिखा हुआ है। अगर आपका प्रश्न आ जाता है हिंदी राष्ट्रभाषा कब लागू हुई, तो आपका जो है 26 जनवरी 1950 का, क्योंकि जैसे ही संविधान लागू हुआ ये लागू हो गई थी, लेकिन इसको स्वीकृत अनुच्छेद 343 के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न आता है हमारा 32वां, वर्तमान समय में कितनी राष्ट्रीय भाषा स्वीकृत है, यानी कि संविधान ने कितनी भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया है। तो हमारा इसका उत्तर आएगा 22 राष्ट्रीय भाषाएं हैं वर्तमान समय में जिनको राष्ट्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। अब एक अगला प्रश्न आता है हमारा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया, यानी कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, किस अनुच्छेद में इसको राष्ट्रीय भाषा रखा गया। तो यहाँ पर हमारा इसका उत्तर आएगा अनुच्छेद 343। उसके बाद अगला प्रश्न आता है हमारा, संविधान की किस सूची में भाषाओं को रखा गया। संविधान की 12 सूचियां हैं, सभी सूचियों में अलग अलग विस्तार किया गया अलग अलग चीज़ों का। तो यहाँ पर हमारी कौन सी सूची है जिसमें भाषाएं रखी गई है सारी, तो इसमें हमारा नाम आता 8वीं अनुसूची, भाषाओं की अनुसूची है, उसमें सारी भाषाएं रखी गई हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आता है हमारा 35वां प्रश्न, कितने राज्यों की प्रशासनिक भाषा हिंदी है। प्रशासनिक यानी कि राजकाज की भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया, या प्रथम भाषा हिंदी है, ऐसे भी आ सकता है प्रश्न। तो दिल्ली समेत 10 राज्य ऐसे हैं जिनकी प्रशासनिक भाषा हिंदी है। उसके बाद जो है हमारा अगला प्रश्न है 36वां, भारत में सर्वाधिक प्रचलित भाषा परिवार कौन सा है। 12 भाषा परिवार है पूरे विश्व की। यदि बात करें तो भारत में 2 भाषा परिवार अधिक प्रचलित है, द्रविड़ भाषा और भारोपीय भाषा परिवार। द्रविड़ की थोड़ी भाषाएं इसलिए अधिक प्रचलित नहीं माना जाता, इसलिए इसका उत्तर आएगा बी, भारोपीय भाषा परिवार, यानी कि भारत यूरोप भाषा परिवार। उसके बाद अगला हमारा 37वां प्रश्न आता है, छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। ये छठा, 5वां, चौथा, जितने 11 सम्मेलन हो चुके हैं अभी तक, थोड़ा आपको इन पे नज़र डालनी है, मैंने पीछे पढ़ाई है आपको ये। तो इसको देखिए कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ है छठा सम्मेलन जो है हमारा। उसके बाद अगला आता है हमारा, विश्व हिंदी सम्मेलन भारत सरकार द्वारा कब से शुरू किया गया, यानी कि भारत सरकार ने कब फैसला लिया कि विश्व हिंदी सम्मेलन मनाए जाएंगे, हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए। ये जो है फैसला हमारा जनवरी 1975 में किया, और जनवरी 1975 में आयोजन हुआ था इसका। उसके बाद है हमारा 39वां प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 351 का संबंध किससे है। 351 किस से संबंधित है, ये हमारा राजभाषा हिंदी से है। 1965 में अनुच्छेद 351A के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। राजभाषा यानी कि राजकाज की भाषा, लेकिन इसके साथ एक ऑप्शन भी रख दिया था, जब तक भारत का एक भी राज्य हिंदी का पक्षधर नहीं होगा तब तक अंग्रेजी भी उसकी सहयोगी भाषा बनी रहेगी, इसलिए हिंदी राजभाषा होते हुए भी राजभाषा नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है हमारा, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, कब हुई थी, 1800 ईस्वी में हुई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। अगर आ जाता किसने की थी, तो प्रोफेसर गिलक्रिस्ट थे जो इसके संस्थापक थे। उसके बाद अगला प्रश्न आता है हमारा 41वां प्रश्न, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान नामक ग्रंथ, ये ग्रंथ है अपभ्रंश का योगदान,
ये जो है ना हमारे यहाँ भी इसको कॉमे में बंद कर देंगे हम। अपभ्रंश का योगदान नामक ग्रंथ के रचयिता है कौन है? इसके रचयिता है डॉक्टर नामवर सिंह। उन्होंने पूरे अपभ्रंश पे एक पूरा ग्रंथ लिखा है। उसके बाद अगला 42वां प्रश्न आता है हमारा, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पेपरों में पूछा जाता है। तो इसमें हमने पढ़ा भी था पीछे, आपको याद हो तो, राहुल सांकृत्यायन जी ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। उसके बाद हमारा 43वां प्रश्न आता है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था यानी कि क्या नाम था? ये भी कई बार प्रश्नों में पूछा गया है। अब पीछे जो हिंदी का पीजीटी का स्क्रीनिंग हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। अब इसका मूल नाम इनका क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम या मूल नाम जो था अब्दुल हसन था। उसके बाद अगला प्रश्न आता है हमारा 44वां, निम्न लेखक मंडल में से किसकी भाषा चुटिल्ली व मुहावरेदार? ये 2017 पता नहीं 18 के स्टेट में पूछा गया है ये प्रश्न। किसकी भाषा मुहावरेदार व चुटिल्ली थी? यहाँ पर नाम आता है इंशाअल्लाह खां का, जिनकी रचना है रानी केतकी की कहानी, जिसको उदय भानचरित भी कहा जाता है। उसके बाद हमारा 45वां प्रश्न है, राजा लक्ष्मण सिंह का रुझान किस भाषा की तरफ था? ये प्रश्न थोड़ा सा रिपीट हो गया, पहले किसी और तरीके से पूछा गया था, 1-2 पेपरों में था, वहाँ से मैंने उठाया, तो इसको देख लीजिए। किस भाषा की तरफ रुझान था उनका? संस्कृत भाषा की तरफ रुझान था। इसके लिए उन्होंने संस्कृत अखबार भी, एक प्रेस भी स्थापित की थी, जिसका नाम उन्होंने संस्कृत प्रेस रखा था। उसके बाद अगला हमारा 46वां प्रश्न आता, फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? प्रोफेसर गिलक्रिस्ट ने की थी। ये इसी कॉलेज में उर्दू के अध्यापक थे, लेकिन हिंदी को बढ़ावा देने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। जो इनके कॉलेज के जितने भी अध्यापक लेखक थे, मंडल था पूरा, उनको हिंदी लिखने के लिए इन्होंने ही प्रोत्साहित किया था। उसके बाद अगला प्रश्न आता हमारा 47वां प्रश्न, भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी थी? सबसे प्राचीन भाषा की, ये थोड़ा सा पजल करने वाला प्रश्न है, इसको ध्यान से देखना है। कई बार हम संस्कृत देखते हैं और उस पर निशान लगा देते हैं, जानबूझ के हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। ध्यान से पढ़ने हैं सारे ऑप्शन। अब यहाँ पर वैदिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत है और संस्कृत है, तो तीनों संस्कृत की, लेकिन वेदों, प्राचीन ग्रंथ कौन से हमारे पास? वेद है, और वेदों की रचना किसमें हुई है? वैदिक संस्कृत में हुई है। उसके बाद अगला हमारा 48वां प्रश्न आता है, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? है यहाँ पे, ये थोड़ा सा टाइपिंग में गलत हो गया। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक का नाम था, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, देखिए 2 एक जैसे, बालकृष्ण भट्ट और बालकृष्ण शर्मा, नवीन है इनका उपनाम। तो कौन से थे इनमें से? हरीश चंद्र जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ इनमें बालकृष्ण भट्ट का नाम आएगा। इन्होंने यह पत्रिका 33 साल तक धन अभाव में भी चलाई, जो भी पैसा होता था इस पे लगा देते थे, और लगभग 1000 निबंध इनके बालकृष्ण भट्ट के इस पत्रिका में छपे थे। उसके बाद हमारा 49वां प्रश्न आता है, रामायण महाभारत की भाषा कौन सी है? रामायण और महाभारत किस भाषा में लिखे गए हैं? यहाँ पे आता है हमारा संस्कृत। ध्यान देना, अवधी भाषा भी दी गई है यहाँ पे, लेकिन अवधी में रामचरितमानस लिखा गया। रामायण, वाल्मीकि की जो रामायण है और महर्षि वेद व्यास का महाभारत है, वो लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं। उसके बाद हमारा अंतिम और 50वां प्रश्न आता है, निम्न पत्रिकाओं में से कौन सी पत्रिका छायावादी युग की है? छायावादी युग हम आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी पत्रिका की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर 3 पत्रिकाएं तो जो है हमारी द्विवेदी युग की है, एक पत्रिका है जो छायावादी युग की है, और उसका नाम है माधुरी पत्रिका। तो इस प्रकार ये हमारे 50 प्रश्न थे जिनका हमने यहाँ पे जिक्र किया। ये मैंने चुन चुन के आपके लिए प्रस्तुत किए हैं। इस प्रकार इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, समझें, याद करने की कोशिश करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें और आगे शेयर करें। हौसला बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आती रहूं और आप इसी प्रकार मेरा हौसला बढ़ाते रहें। मैं आपके लिए इसी प्रकार मेहनत करके इसी तरह के मोती प्रस्तुत करती रहूँगी। धन्यवाद। मैं दोबारा करी आज यार, क्यों? मतलब पंखा चल रहा था, अरे